Hello student, in this video I am going to explain about Hatch Slack cycle and this topic related to chapter photosynthesis in higher plant. So student previous video में मैंने आपको C3 साइकिल एक्सप्लेन किया और C3 साइकिल या फिर आप उसे कैल्विन साइकिल भी बोलते हो जो कि डार्क रिएक्शन से रिलेटेड थी। हैच एंड स्लैक साइकिल भी डार्क रिएक्शन से ही रिलेटेड है और जिसे कि हम C4 साइकिल भी बोलते हैं या फिर हम ये कहें कि C4 पाथवे भी बोलते हैं। सो क्या है C4 पाथवे, क्या है हैच एंड स्लैक साइकिल, अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। सो मूविंग फॉरवर्ड, सो स्टूडेंट फर्स्ट फैक्ट को अगर हम यहाँ पे समझें तो C4 पाथवे उन प्लांट्स में होती है जो कि मोस्टली ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा ड्राई होता है, ट्रॉपिकल होता है। ऐसे रीजन्स में जो भी प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं उनमें C4 पाथवे आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ जो C4 प्लांट्स हैं उन्हें हम C4 प्लांट्स क्यों बोल रहे हैं या फिर C4 साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन प्लांट्स में जो पहला CO2 फिक्सेशन के बाद कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसे हम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बोलते हैं, OAA बोलते हैं, जो कि OAA एक 4 कार्बन कंपाउंड होता है, इसलिए हम इसे C4 पाथवे बोलते हैं। नेक्स्ट फैक्ट को समझते हैं कि ऐसे प्लांट जिनमें C4 पाथवे हो रही है उनमें कैल्विन साइकिल भी होती है एज अ बायोसिंथेटिक पाथवे। तो ऐसा नहीं है कि C4 पाथवे में सिर्फ कुछ नई चीज़ें हो रही हैं और C4 साइकिल अकर हो रही है और फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, उनमें C3 साइकिल नहीं हो रही, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर C4 साइकिल तो होती ही है, साथ ही साथ यहाँ पर C3 साइकिल भी होती है जो कि फूड फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो फिर C4 का क्या काम है समझेंगे हम वीडियो में। नेक्स्ट यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि C4 प्लांट जो है वो C3 प्लांट से अलग होते हैं और वो लीफ एनाटॉमी के बेस पे। तो ये क्या है लीफ एनाटॉमी, इससे भी हम समझते हैं कि आखिर हम किस लीफ एनाटॉमी की बात कर रहे हैं और क्या इनका इंपॉर्टेंट रोल है। सो स्टूडेंट क्या होता है कि जैसे हम एक लीफ की बात करते हैं और एक लीफ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपने देखा कि ये हमारी अपर एपिडर्मिस होती है और जो कि मैं ये फॉर्म कर रहा हूँ अपर एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर, एंड नेक्स्ट उसके बाद ये मैंने लोअर एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया और आप देख रहे हैं कि लोअर एपिडर्मिस को मैंने एक रप्चर पोर्शन दिखा रखा है जो कि स्टोमेटल ओपनिंग है, स्टोमेटा के लिए प्रेजेंट है। उसके बाद इनमें प्रेजेंट होते हैं वैस्कुलर बंडल। अब इन वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ या फिर ये बोल दें कि इन वैस्कुलर बंडल की वृत्त एक फॉर्म करते हैं, एक माले जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म करते हैं और एकदम शील्ड एक सीथ फॉर्म करते हैं वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ और इसे हम नाम देते हैं बंडल सीथ सेल। ओके, मैं इसे बंडल सीथ BSC लिख देता हूँ, बंडल सीथ सेल। उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर पैलीसैड टिश्यूज नहीं प्रेजेंट होते C4 प्लांट्स में, तो स्पॉन्जी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिसे कि हम मीजोफिल सेल्स नाम देते हैं। तो ऐसे सर्कुलर शेप में मैं फॉर्म कर देता हूँ। सो ये पूरी एनाटॉमी होती है। सो स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे बंडल सीथ सेल जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि शीथ का फॉर्मेशन करता है जाइलम और फ्लोएम के ऊपर, मतलब वैस्कुलर बंडल्स के ऊपर, इसलिए इस टाइप की एनाटॉमी को, इस तरह की लीफ की एनाटॉमी को हम क्रैंज एनाटॉमी नाम देते हैं और ये एक स्पेशल फीचर है C4 प्लांट्स का। नेक्स्ट फैक्ट को यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे जो कि अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है और देखते हैं कि वो नेक्स्ट फैक्ट क्या है। तो मैंने पहले ही आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड कराया कि यहाँ पर जो भी एनाटॉमी है लीफ की एनाटॉमी वो चेंज होती है। उसके साथ ही साथ ये हाईएस्ट टेम्परेट रीजन पे रह लेते हैं और उसके साथ ही साथ यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी तब भी ये फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, एंड दे लैक अ प्रोसेस नोन एज अ फोटो रेस्पिरेशन। हमने पहले ही समझा था C3 साइकिल में ही कि जो रुबिस्कोज एंजाइम होता है वो रुबिस्कोज एंजाइम में CO कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन दोनों प्रोसेस होती है। तो अगर CO2 कंटेंट ज़्यादा है तो वहाँ कार्बोक्सिलेशन होगा और O2 कंटेंट अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। तो फोटो रेस्पिरेशन टोटली एब्सेंट होता है C4 प्लांट्स के केस में। इट मीन्स कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलता है इनको, तो इसलिए यहाँ फोटो रेस्पिरेशन क्या होगा, एब्सेंट होगा। नेक्स्ट इनको समझते हैं कि जो एनाटॉमी है C4 प्लांट्स की, हमने समझा ही कि यहाँ पर बंडल सीथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्रैंज एनाटॉमी का फॉर्मेशन करते हैं। देन उसके साथ ही साथ हमने समझा कि जो बंडल सीथ सेल है वो मे फ्रॉम सेवरल लेयर्स की भी हो सकती है या फिर एक सिंगल लेयर्स की भी हो सकती है। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि अगर हम इनमें क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, बंडल सीथ सेल में जो क्लोरोप्लास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि साइट फॉर फोटोसिंथेसिस होते हैं, वहाँ के क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम का स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता, ओनली स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? और जो हमने स्पॉन्जी टिश्यूज की बात की थी, जो हमारे मीजोफिल सेल्स थे, उनमें ग्रेनम के स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे। तो ऐसे प्रेजेंस की वजह से हम यहाँ पर बोलते हैं कि दे हैव द डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट थिंग समझते हैं। तो यहाँ पे हम इस पाथवे को C4 प्लांट्स में जो पाथवे हो रहा है उसे हम हैच एंड स्लैक पाथवे बोलते हैं।
क्योंकि MD हैच और CR स्लैक नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1966 में CO2 के फिक्सेशन का एक नया प्रोसेस बताया था, ठीक है। और मोस्टली इन्होंने कहा कि ये जो साइकिल है वो मोनोकॉट प्लांट्स में देखने को मिलता है कुछ, और उसके साथ ही साथ एक डाइकॉट प्लांट्स या एक्सेप्शन कह लें एमरैंथस प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो अगर मोनोकॉट की कोई एग्जांपल देखें हम तो शुगर केन है, मेज है, एंड डाइकॉट का एग्जांपल देखें तो एमरैंथस में ये प्रोसेस हो रही है। और अगर बात करते हैं ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स और एल्गी की, तो उनमें ये साइकिल बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट होती, एब्सेंट होती है टोटली। सो इट मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होती है। तो क्या है ये साइकिल, अंडरस्टैंड करते हैं मूविंग फॉरवर्ड। सो स्टूडेंट हियर हम इस प्रोसेस को समझते हैं। पहले आप मेरे हैंडमेड से समझेंगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मीजोफिल सेल्स को फॉर्म कर रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो एक्टिविटी हो रही है C4 प्लांट्स में, जो एनाटॉमी है वो डिफरेंट है। और यहाँ पे हम मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल, टू सेल्स में हम इनके प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया मैंने यहाँ पे मीजोफिल सेल्स फॉर्म कर दी, और मीजोफिल सेल्स में एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं PEP। ओके, सो ये PEP क्या है, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड होता है। तो ये PEP क्या होता है कि ये CO2 जो भी हमारी एटमॉस्फेरिक CO2 आएगी यहाँ पे, उसे ये फिक्स करता है। क्लियर है। तो ये जो PEP है ये कैसा है, 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये क्या कर रहा है, ये CO2 को फिक्स कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे PEP आया, और PEP से जब CO2 ऐड हो जाएगा, तो ऐड होने के बाद ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या है, तो ये 4 कार्बन कंपाउंड है, और इसीलिए हम इसे C4 साइकिल बोलते हैं, क्योंकि पहला कंपाउंड क्या है, 4 कार्बन वाला बन रहा है, जिसे हम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बोलते हैं। अब देखिए आगे जो है मैं वो रिएक्शन के बेस पे समझाऊंगा, तो उसे ध्यान से समझिएगा, ये डायग्राम अपने दिमाग में रखिएगा। ओके, तो अब जो ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैंने यहाँ पे फॉर्म कर रखा है, और वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या करेगा कि OAA जो भी हमने NADPH का फॉर्मेशन किया था फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड की प्रोसेस में, वो क्या होगा यहाँ पे यूज होगा। ये जो भी हमारे एसिमिलेटरी एनर्जी प्रोडक्ट्स थे, जो कि हम NADPH की बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक NADPH का मॉलिक्यूल आएगा, और ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करके ये यहाँ पर क्या बनाएगा, NADP। भाई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कहाँ चला गया, OAA के पास। तो OAA के पास जाने के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा मैलिक एसिड। तो ये रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, एक NADPH के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिया, और यहाँ पे इसने मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से हमने क्या फॉर्म किया, मैलिक एसिड फॉर्म किया। अब ये मैलिक एसिड क्या होगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। इस मैलिक एसिड को हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे बंडल शीथ सेल में। तो इसे भी समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले एक बंडल शीथ सेल फॉर्म कर दी, और फॉर्म करने के बाद यहाँ पर हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया है, किसे, हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया है मैलिक एसिड को। यहाँ पर मैं MA लिख देता हूँ। अब ये मैलिक एसिड क्या होगा, मैलिक एसिड से जो CO2 का मॉलिक्यूल था, मतलब एक CO2 का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और ये CO2 का मॉलिक्यूल कहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर है, बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में इस CO2 के मॉलिक्यूल के आने के बाद ये इंटर कर जाएगा कैल्विन साइकिल में। इट मीन्स कि यहाँ पर प्रेजेंट होगा RUBP, और ये RUBP CO2 को गेन करेगा, रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होगा, और जो हमने प्रीवियस वीडियो में कैल्विन साइकिल की प्रोसेस को समझा था वो पूरी प्रोसेस होगी, और उसके थ्रू आप जानते हैं यहाँ पर क्या है, फूड का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स सुक्रोज, या फिर हम ये कहें कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ पर मैलिक एसिड से एक CO2 के मॉलिक्यूल को रिमूव किया, और उसे किसको दे दिया था, कैल्विन साइकिल को दे दिया था, जो भी C3 साइकिल है बंडल शीथ सेल में होने वाली है। उसके बाद जो ये मैलिक एसिड है, एक CO2 के मॉलिक्यूल को निकालने के बाद ये चेंज हो जाता है पायरुविक एसिड में, और ये भी प्रोसेस कहाँ हो रही है, ये भी प्रोसेस बंडल शीथ सेल में ही हो रही है। तो इसे ऐसे समझ लेते हैं कि हमारे पास जो मैलिक एसिड का मॉलिक्यूल था, एक CO2 के मॉलिक्यूल को रिमूव करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड आप जानते हैं 3 कार्बन कंपाउंड होता है। पायरुविक एसिड जो कि हमने यहाँ पे बंडल शीथ सेल में फॉर्म किया, अब ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है मीजोफिल सेल्स में। ठीक है, तो मीजोफिल सेल्स में ये फिर से ट्रांसपोर्ट हुआ। अब मीजोफिल सेल्स में पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या करेगा कि ये जो हमारे पास ATP का मॉलिक्यूल था, मतलब जो हमारे पास ATP का मॉलिक्यूल है, उस ATP के मॉलिक्यूल से ये लेगा एनर्जी, और यहाँ पर ये 2, इट मीन्स कि यहाँ पर अगर हमने
एक एटीपी का मॉलिक्यूल लिया तो ये इससे 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल लेगा और यहाँ पर फॉर्म करता है एएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर डाई होता तो हम क्या बोलते हैं, 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं, और ट्राई में 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल, और एम का मतलब मोनो, इट मीन सिंगल। तो यहाँ पर इसने 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल ले ली, इट मीन्स IPP लिया पायरुविक एसिड ने, और क्या फॉर्म कर देगा, PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, जो कि आपने देखा रीजनरेट हो गया और फिर से ये एटमॉस्फेरिक CO2 को स्टेबलाइज करेगा। तो ये पूरी प्रोसेस थी जो कि मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल की हेल्प से हो रही थी। तो अब आपके माइंड में आएगा कि जब हमारी C3 साइकिल या फिर केल्विन साइकिल ही फूड का फॉर्मेशन कर रही है तो हमें क्या जरूरत थी इस मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल की या फिर PEP की। तो समझिएगा इस बात को, मैंने आपको बताया कि जो PEP है, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड है, ये CO2 को स्टेबलाइज कर रहा और ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है इस CO2 को केल्विन साइकिल के पास, जो कि कहाँ पर हो रही है, जो कि हो रही है बंडल शीथ सेल में। तो इसकी समरी समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट हियर अंडरस्टैंड करते हैं इसे हम एनसीईआरटी के डायग्राम के बेस पे। एनसीईआरटी के डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको बताया कि मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एटमॉस्फेरिक CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे। एटमॉस्फेरिक CO2 को एब्जॉर्ब करेगा कौन, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, PEP जो मैंने आपको बताया, एंड देन वो क्या बनाएगा, OAA बनाएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और उसके फॉर्म में ये फिक्स हो गया है। उसके बाद ये फॉर्म करता है C4 एसिड जिसका नाम है मैलिक एसिड, और वो फॉर्म होने के बाद क्या करेगा, ये ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा इसे कहाँ पर, बंडल शीथ सेल में। ट्रांसफर करने के बाद ये मैलिक एसिड जो है वो एक CO2 के मॉलिक्यूल्स को रिमूव करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस हो रही है और एक CO2 का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, और उसके बाद ये CO2 कहाँ जा रहा है, ये फिक्स किया जा रहा है केल्विन साइकिल में। फिक्स होने के बाद आप जानते हैं केल्विन साइकिल से फूड का फॉर्मेशन होगा, जो भी हमारा स्टार्च है, शुगर है या फिर ग्लूकोज हम कहें, फॉर्म होगा। एंड देन उसके बाद जो ये हमारा C3 एसिड था, इट मीन्स जो भी हमारा डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस के बाद जो हमें मिला है वो क्या मिला है, C3 एसिड, जिसे हम पायरुविक एसिड का नाम देते हैं। पायरुविक एसिड फॉर्म होने के बाद ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा कहाँ पर, मेसोफिल सेल्स में, और फिर उसके बाद ये C3 एसिड रीजनरेट करेगा PEP को, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड को। तो ये था पूरा एपिटोम इस प्रोसेस का, दैट मीन बंडल शीथ सेल और मेसोफिल सेल्स में होने वाले हैच एंड स्लैग पाथवे का। होपफुली स्टूडेंट्स आप समझ पाए होंगे इस पूरी प्रोसेस को और आप अपने दिमाग में इस पूरी प्रोसेस को स्टेबलाइज कर पाए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट।